जय स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और टॉपिक आज का है सॉल्युबिलिटी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉरी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो चीज़ सॉल्युबल हो सके, किसी में सॉल्युबल हो सकते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आप लिख सकते हो सॉल्यूट भी और सब्सटेंस भी लिख सकते हो और सब्सटेंस भी। डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अच्छे से लिख दूं। सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हम सॉल्यूट और कोई भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट लेंगे और उसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने लिया सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, ये सॉल्वेंट है। तो उसमें मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, ये देखो ये सॉल्वेंट है, मान लो H2 है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने कोई सॉल्ट ऐड कर दिया, उस सॉल्यूट की फॉर्म में, ठीक है, वो सॉल्यूट की फॉर्म में, और ये बन जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वो होता है जिसमें दो मिसेबल लिक्विड हो, क्या हो, मिसेबल जो इसमें डिसॉल्व हो सकते हो, और ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, और जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था चैप्टर में। और ये देखो, अब ये इसका भी मैं स्पेसिफिक अमाउंट लूँगा। इसका मान लो मैंने 100 ग्राम लिख लिया और यहाँ ले लो 100 ml लिख लिया। क्या ले लिया? 100 ml ले लिया सॉल्वेंट का, और सॉल्यूट का लूँगा 1 ग्राम। क्या लूँगा? 1 ग्राम एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई जो टेम्परेचर आप जिस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कर रहे हो, प्रेशर पे गिवन टेम्परेचर, अगर 1 ग्राम इसमें सॉल्युबल हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? और आगे देखेंगे कि सैचुरेशन सोल्यूशन होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, कि अब इसको मैं डिसॉल्व कर ही जाऊँगा, तो हो सकता है कि ऐसा पॉइंट हो जाए डिसॉल्व होना बंद हो जाए। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपने एक ही 100 ml ले लिया, वाटर ले लिया, तो अब 1 ग्राम ऐड करते जाओगे, इसमें डिसॉल्व करते जाओगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या होगा कि ये डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेशन पॉइंट। इसमें सैचुरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सैचुरेशन आ जाएगा। और सैचुरेशन वो पॉइंट होता है जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, जिसमें और सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्या लिखते हैं? सैचुरेशन वो पॉइंट है डेफिनेशन, नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, कैन बी डिसॉल्व, और उसे बोलते हैं सैचुरेशन। और अनसैचुरेशन क्या होता है? जिसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। लेकिन देखिए, अब मान लो ये इसको मैंने डिसॉल्व किया 100 ml में, 1 ग्राम को, तो लगता है और डिसॉल्व हो सकता है, तो हमने और डिसॉल्व करना है। जब तक डिसॉल्व करी जाएंगे तो उसे बोलते हैं जिसमें और डिसॉल्व लगता है कि और डिसॉल्व हो जाएगा, उसे बोलते हैं अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट कौन सा आता है? द पॉइंट दिख रहा है यहाँ तक ब्लैक बोर्ड एक मिनट? हाँ, दिख रहा है। चलो आगे लिख देता हूँ। यहाँ तक तो लिख लिया होगा आपने। हाँ, यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट कर लूँ क्लियर। हाँ, आप लिखेंगे अनसैचुरेशन। क्या लिखेंगे? अनसैचुरेशन। सैचुरेशन वो पॉइंट होता है, द पॉइंट, वो पॉइंट
which more solute can dissolve, in which more solute can be dissolved, जिसमें और solute dissolve किया जा सकता है, dissolve और सोल्यूशन उसको बोलते हैं अनसैचुरेशन पॉइंट। और सैचुरेशन मैंने आपको कहा था कि नो मोर सोल्यूट कैन बी सोल्यूट। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप पढ़ रहे हो सुबह से लेके और एक पॉइंट आएगा आपके, जब पढ़ते रहो तो लाइफ में एक पॉइंट आएगा आपके कि आपको जब जितना पढ़ रहे हो ना बाद में आपको पढ़ना थोड़ा इक्विलिब्रियम आ जाएगी। आपकी पढ़ रहे हो तो आप बात को क्या होगा, याद होना थोड़ा आपको बंद हो जाएगा। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक होती है कि आपने लगातार कितने टाइम पढ़ सकते हो, उसके टाइम आप पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में सैचुरेशन आ जाएगा कि उसमें लिखा नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। और आगे पढ़ोगे ना तो पढ़ना बंद, आपको याद नहीं होगा, मेमोराइज नहीं कर पाओगे। तो फिर आपको थोड़ा सा क्या लेना पड़ेगा, थोड़ी रेस्ट लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो एकदम लगातार नहीं हम पढ़ सकते, कोई काम भी हम लगातार नहीं करते, उसमें रिसेस होती है जहाँ ब्रेक होती है, वो इसीलिए होती है ना कि आपको दिमाग को क्या रिफ्रेशमेंट मिल जाए। तो वो है वो बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। और जो है अनसैचुरेशन पॉइंट कि इसमें और सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, इसमें और डिसॉल्व किया जा सकता है। लगता है कि मैं और आगे पढ़ सकता हूँ और आगे पढ़ सकता हूँ, तो पढ़ लो। जब आपको दिमाग लगे, थकावट लगे, तो आपको समझ लेना कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तब आप पढ़ना, थोड़ा पॉज ले लेना, थोड़ा रेस्ट लेना उसे बोलते हैं। वो सॉल्युबिलिटी होती है कि अब इससे ज़्यादा आपके दिमाग में कोई भी चीज़ डिसॉल्व या कैप नहीं होगी। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आएगा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आगे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर। थोड़े फैक्टर हैं जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि आप में दिमाग में कोई चीज़ सॉल्युबल होगी तो उस पर फैक्टर होंगे ना। और वैसे भी सॉल्यूट भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं तो उसमें कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो पहला क्या है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन से फैक्टर हैं जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि सॉल्युबल होगी या नहीं होगी, जो नंबर ऑफ फैक्टर बताएंगे। पहला कौन सा है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, जो चीज़ डिसॉल्व होने वाली है, एंड सॉलिड, जिसमें डिसॉल्व होने वाली है उसको सॉलिड बोलते हैं। और दूसरा कौन सा है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, मेजर रोल है टेम्परेचर का। ओके, और ये होगा प्रेशर। और सॉल्युबिलिटी का मतलब कि हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ मीन्स सॉलिड और सॉलिड एंड गैस इन ए लिक्विड। हमने लिक्विड में कोई चीज़ सॉल्व करने जाने हैं, सॉल्युबिलिटी मतलब सॉलिड, जहाँ तो हम सॉलिड चीज़ को पानी में डिसॉल्व करेंगे, जहाँ हम गैस को डिसॉल्व करेंगे। तो पहले हम सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड देखेंगे, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस देखेंगे इन लिक्विड। पहले लिखेंगे सॉलिड इन लिक्विड कि सॉलिड जो होगा ना वो सॉल्युबल है। तो हमने जो भी एग्जांपल ली थी ना वो सॉलिड है, वो था क्या, सॉलिड चीज़ थी। तो शुगर मान लो क्या है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वो पानी में डिसॉल्व हो सकती है तो किसी खास अमाउंट पे, किसी स्पेसिफिक अमाउंट में, तो वो सॉल्युबिलिटी ऑफ द क्या थी, सॉलिड है, वो सॉलिड थी, सॉलिड। अब लिक्विड गैस वाली बाद में करेंगे। तो दूसरा, पहले नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमने किसी से बॉन्ड फॉर्म करना है, जहाँ कोई हमारा फ्रेंड है, तो जहाँ हम डेली लाइफ में हम किसी से बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो पहले हम उसका नेचर देखते हैं। अगर हमारा उससे नेचर बनता है तो ही हम उनसे बात शेयर करते हैं या अपने विचार सेंस करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, अदरवाइज हम बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। वैसे ही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का भी होता है, अगर इनका नेचर मैच होगा यानी कि मिक्स होंगे, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बोलते हैं उस नेचर को, हमारे नेचर को नहीं, इनके नेचर को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बोलते हैं। अगर वो सेम है तो ही ये डिसॉल्व होगा, अदरवाइज डिसॉल्व नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। नेचर का पहला ये है लाइक डिसॉल्व। देखो आप उसी से दोस्ती करोगे जो आपके नेचर का है, जो आपके नेचर का नहीं होगा आपकी उससे दोस्ती नहीं होगी।
क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक है। जैसे आप हो, अगर आप शांत नेचर के हो तो वो भी शांत नेचर का ही आप पसंद करोगे, अगर आप एग्रेसिव हो तो एग्रेसिव के ही, जैसे आप होंगे आपके फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही होगा। उसको बोलते हैं नेचर डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व। देखो ये डिपेंड इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका लिखो ये सॉलिड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफ़ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन आर सिमिलर, अगर उन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर सिमिलर हैं, क्या है सिमिलर, तो कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनका सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। अदरवाइज अगर इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है अगर वो सिमिलर नहीं है तो वो चीज़ इसमें डिजॉल्व नहीं होगी। तो इंट्रैक्शन और शुड भी सिमिलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इफ आर सिमिलर देन सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, देन सॉल्यूट, फिर ही हम उसको इसमें क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, अदरवाइज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, तभी हम उसको इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो डिजॉल्व नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, क्या इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है, अगर उसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है, मान लो क्या है, अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिजॉल्व हो, क्योंकि जे भी क्या है पॉजिटिव, जे भी क्या है पॉजिटिव, तो ये आपस में ही बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्योंकि नॉन पोलर पे डिजॉल्व होता है। और ये है H2O, तो इसमें पोलर लाइक, ये भी देख मैंने बोला था लाइक डिजॉल्व लाइक, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये क्या है नेगेटिव, तो इनकी इंट्रैक्शन तो बन सकती है, ये इसमें डिजॉल्व हो सकता है, इनके डिसोशिएट हो सकता है, यानी कि ये इसमें ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो उसमें बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, यानी कि इसको वाटर क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तो इसके आयन इसमें इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो इसको ये तो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यानी कि ये डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन इसमें ऑयल डिज़ोल्व नहीं हो सकता, ऑयल में कभी भी ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता, तो वो क्या है नॉन पोलर है। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, इफ़ द इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन आर सिमिलर, अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन सिमिलर है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव तो दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, तो ही आपकी किसी से बात बनेगी, मतलब कि आपका बॉन्ड किसी से फॉर्म होगा, आपके जो दोस्त होंगे मित्र होंगे वो इसी करके कि आपके थिंक एंड थॉट उनके सिमिलर हैं, तभी आप उनसे बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज आप बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। दूसरा, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्या है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। पहला आपको समझ में आया कि उसकी इंट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, किसकी, सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। आपको नोट्स में दे दूंगा, उसमें काफ़ी कुछ भी लिखा होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब इंग्लिश में वहाँ लिखा होगा, ओके। आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं, आपने बस कॉन्सेप्ट के ध्यान देना है, जो मैं समझा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी जितनी बुक्स हैं वो सब लिखी हुई हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ओके। दैट्स टेम्परेचर, क्योंकि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि टेम्परेचर क्या क्या रोल है। अगर तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये देखो, ये देख, अगर ये तो वाटर है और यहाँ मैंने कोई चीज़ सॉल्यूट ऐड कर दी, अगर सॉल्यूट, मान लो कि आपने डेली लाइफ में एग्जांपल देखी होगी ना, कि जो कोल्ड वाटर होगा उसमें अगर मैं चीनी डिज़ोल्व करूँ, शुगर डिज़ोल्व करूँ, तो वो कोल्ड वाटर में थोड़ा टाइम लगेगा उसको डिज़ोल्व करने में। अगर थोड़ा मैं पानी उसको थोड़ा गर्म कर लूँ, वार्म अप कर लूँ, तो ईजिली क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, और उस पर उससे ज़्यादा डिपेंड करती है कि जो रिएक्टेंट है, जो मान लो हमारे पास सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, क्लियर है, ये देखो, और ये फॉर्म क्या करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। हो सकता है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्या है रिएक्शन, इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर, लिख दो एक लाइन, ओके। ये देखो टेम्परेचर का है, ये भी कर लो, ये है टेम्परेचर, solubility increase with increase the temperature, solubility increase or decrease with temperature,
इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी है जो टेम्परेचर से रिलेट करती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है विद टेम्परेचर। इफ़ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, द सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज हो जाएगी। मैंने अभी एग्जांपल दी थी ना कि अगर पानी गर्म कर दूं तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी, ईजिली हो जाएगी, इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगी इफ़ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, ये जो है सोल्यूट है प्लस क्या है, सॉल्वेंट है, और इसमें हीट ऐड होगी। हीट क्या होगी, ऐड होगी, यानी कि ऐड अप होगी, तो फिर सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, फिर सोल्यूशन बनेगा। तो उसे बोलते हैं एक्सो। अगर हीट इधर लिखी है तो समझ लेना कि एंडोथर्मिक है, प्लस हो रही है। अगर हीट मैंने उधर लिख दी तो मतलब हीट गिवन आउट हो रही है, बाहर जा रही है, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज विद द टेम्परेचर। इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज, तो इंक्रीज हो जाएगी। जो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी थी, वो टफ नहीं लिखा कि आपको याद करने में दिक्कत होगी। ओके, अगर रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। वो एग्जांपल कौन सी होगी, अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो मान लो, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, वहाँ डिक्रीज लिख देना, जहाँ मैंने बोला ना वहाँ डिक्रीज लिख देना, नोट्स में लिखा होगा। तो मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। तो आपने कैल्शियम ऑक्साइड तो सुना होगा ना, चूना। अगर मैंने मान लो जब मैं इसको कोल्ड वाटर यानी कि नॉर्मल वाटर में, किसमें, नॉर्मल वाटर में, इसमें नॉर्मल वाटर में रखूँगा ना, डिज़ोल्व करूँगा, मतलब कि चूने को, जो आपका घर में ट्राई करना आपने किया भी होगा, जहाँ ट्राई करना, अगर चूने को मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड ऐसा कुछ लूँगा और उसको मैं नॉर्मल वाटर में क्या करूँगा, डिज़ोल्व करूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, पानी ही गर्म होता है। तो इट मीन्स वो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है कि पानी में उसे ऐसे ही मैंने रखा, डिज़ोल्व किया, पुटअप किया, तो पानी गर्म हो जाएगा। जो कंटेनर रहेगा ना, जो होगा ना वो गर्म हो जाएगा। तो इट मीन जो होगा ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो वो सोल्यूशन तो फॉर्म करेगा यहाँ, तो लेकिन हीट क्या कर देगा, गिवन आउट कर देगा। तो हीट को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो उसका एंडोथर्मिक क्या होगा बेटा, वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, डेल वी पॉजिटिव होगा। ये है डेल्टा इंथाल्पी। इंथाल्पी से बोलते हैं, जब मैं 11th में करूँगा, अगर आप 11th आपने पढ़ी होगी ना ऑफलाइन, तो आपने सुना होगा। अगर इसका पूरा चाहिए तो वो मैं 11th में करवा दूँगा। डेल्टा इसका मतलब हीट होता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो हीट मेज़र करते हैं ना, उसे बोलते हैं एंथैल्पी। और डेल्टा वी था वो वॉल्यूम था, वो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे होता है। और जिसके किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हीट इवॉल्व होती है और एब्जॉर्ब होती है ना, तो सॉल्युबिलिटी हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ही कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ इसमें सॉल्युबल हो जाना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये हीट गिवन आउट हो रही है, तो गिवन आउट का साइन हम ये भी दे सकते हैं, इसका मतलब है हीट बाहर जा रही है, तो डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, क्योंकि हीट बाहर जा रही है। तो ये पानी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। अगर मान लो इसको मैं और टेम्परेचर बढ़ा दूँ, ये तो पानी ऑलरेडी गर्म है, कोई हीट रिलीज़ कर रहा है, जब बॉन्ड बनेंगे तो ऐसा रिलीज़ हो जाएगा ना। तो जब आपको गुस्सा आता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आपको बोलना ना, जब आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, जब आपको फाइट वगैरह होती है, जब किसी लड़ते झगड़ते हो, तो अगर आप गुस्से में होते हो तो आपको बोला जाए पानी पिलाओ सर, वो इसीलिए बोलते हैं कि आपको हीट रिलीज़ हो रही है, तो जब पानी पी लोगे तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा पानी पिलाते हैं, जहाँ हम किसी को पिला देते हैं, वो रिएक्शन को एंडोथर्मिक करने के लिए। क्लियर है? देख, नेचर पे डिपेंड करता है। मान लो आपका भी नेचर ऐसा ही है, तो आपके पार्टनर का अगर भी नेचर भी ऐसा ही है, तो नो रिएक्शन टेक प्लेस, आपकी रिएक्शन नहीं होगी। मान लो आप भी एक्सोथर्मिक नेचर वाले हो और दूसरा पार्टनर भी एक्सोथर्मिक वाले का रिएक्शन है, तो बेटा देख, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी फाइट बढ़ जाएगी, आपका रिश्ते पे ब्रेकअप हो जाएगा। आपका मतलब कि आप बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाओगे, रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म तक। तो एक को एंडोथर्मिक होना चाहिए, तो दूसरे को एक्सोथर्मिक होना चाहिए। मतलब कि तो कम से कम उसका सॉल्युबिलिटी तभी होगी, तभी आप लॉन्ग टर्म तक रह पाओगे एक ही कंटेनर में, यानी कि एक ही रूप में। जैसे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट रहते हैं, मान लो आप सोल्यूट हो वो सॉल्वेंट है, तो तभी आपका कोई सोल्यूशन बनेगा, आपका कोई हल है। अगर दोनों ही एग्रेसिव नेचर के होंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो एक एक्सोथर्मिक, दूसरा
एंडोथर्मिक, सम टाइम ऐसा करना पड़ता है। तो ये हीट इवॉल्व होगी तो रिएक्शन, ऑलरेडी ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हम इसका और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो नो रिएक्शन टेक प्लेस, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी। अगर हमने इसको क्या किया, इसका और का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो आप पहले ही गुस्से वाले हो, मैं और आपको गुस्सा दूंगा, मतलब ऐसी कोई चिड़ जब आपकी खुन्नक निकालो, आपके से बात करूं तो आपका और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं किसी से बात नहीं करता, तो किसी का टेम्परेचर देख के बात करते हैं आजकल, वो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी से क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर रिएक्शन की हुई एक्सोथर्मिक हुई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे ग्राफ भी है, ग्राफ से और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा प्रेशर पे, अगर बेटा सॉलिड है तो उसका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। अगर सॉलिड सब्सटेंस है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है ना, उसको मैं लिक्विड में क्या करूँगा, डिज़ोल्व करूँगा, तो उसका नो इफेक्ट होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पर का कोई इफेक्ट ऑफ, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई है। मान लो इसको, ये सॉलिड है, अब मैं इस पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, जी एयर का प्रेशर लग रहा है, तो इसको कोई इफेक्ट तो हो नहीं गया, इसमें पानी में रख भी दूंगा तो ये सॉल्युबल थोड़ी हो जाएगा। कोई भी चीज़ है जो सॉलिड है ऐसी, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई सॉलिड इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व करना तो कोई इफेक्ट नहीं, अगर गैस होगा, जब गैस बढ़ेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट होगा, तो हम पढ़ेंगे बाद में। क्लियर है? चलो आगे हम ग्राफ बनाते हैं, फिर देखते हैं। आपको सॉल्युबिलिटी क्लियर है ना, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट भी होगा तो बता देना, फिर हम आपको करा देंगे नोट्स की, आप टेंशन मत लो, वो मैं आपको चैप्टर ख़त्म होते हुए अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ आप टेलीग्राम का नोट डाउन कर लेना। आगे है सॉल्युबिलिटी, ये आपको समझ में आ गया ना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या है, कि किसका टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और किसकी घटती है। और आगे ग्राफ करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन है जिनका टेम्परेचर के हिसाब से क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और एक देखो, ये देखो, ये यहाँ लिखूंगा सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट, यहाँ टेम्परेचर लिख लो, और सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ये 1 ग्राम होगा, और सॉल्वेंट कितना होगा, 100 ग्राम लिख लो, ठीक है। और यहाँ साइन भी होंगे, यहाँ मान लो 50 थी तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ भी एक होगा तो मैंने लिख दिया, चलो ये कर लेते हैं, ये 2, और ये क्या होगा, 250 होगा, क्या होगा, 250 होगा। थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी लिख लेते थे, यहाँ लिखेंगे सॉल्युबिलिटी, तो ये देखो जहाँ भी लिख लेते हैं 50, 200, 250, 300, तो यहाँ क्या है, टेम्परेचर। और जहाँ कॉन्टीन्यूस होगा, क्या होगा, कॉन्टीन्यूस ऑफ द, ये ग्राफ कॉन्टीन्यूस है, और ये डिसकॉन्टीन्यूस है, डिसकॉन्टीन्यूस, ये डिसकॉन्टीन्यूस होगा। अब जब प्लॉट करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपको सॉल्युबिलिटी क्लियर है ना? ये देखो, मान लो यहाँ से लूँगा और एक यहाँ कर दूँगा, और एक ऐसे कर दूँगा, चलो इतनी एग्जांपल बहुत है आपकी सॉल्युबिलिटी क्लियर करने के लिए। देखो जहाँ मैं लगा दूँगा NaG, ये है सिल्वर नाइट्रेट, और ये है पोटाशियम आयोडाइड, तो ये होगा अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, क्या होगा, NaNO3, और ये क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, क्या होगा,
अमोनियम क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है? तो ये होगा, ये जो लाइन है ना, मैं एक मिनट दूसरा वो कर लूँ, शेड एरिया कर दूँ, चेंज कर लूँ। ये जो है ये NaCl होगा, और ये मान लो लिथियम सल्फेट होगा, क्लियर, और ये Cgm, क्लियर। देखो आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा है इस ग्राफ में? देखो इसकी जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ टेम्परेचर का भी साइन दे दो, यहाँ लिख लो 10, 20, अपनी ओर से लिख रहा हूँ 30, आपकी बुक में कुछ और भी हो सकता है, 40 एंड 50, आगे 100 और यहाँ भी 100 लिख लो, क्लियर है? देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है, इसकी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर रही है, और इसकी भी थोड़ी कर रही है, और इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है। क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। क्या है? कॉन्टीन्यूअस है, मतलब कि इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली, मैं भी बताया था ना आपको कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, कौन सी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ के टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। और ये जो है ना दूसरा ग्राफ देखें, यहाँ डिसकॉन्टीन्यूस होगा, ये क्या होगा? थोड़ा डिसकॉन्टीन्यूस होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, और इसका फिर ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा। जो ये देखो डिसकॉन्टीन्यूस है, यहाँ से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ी, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, और फिर इसका एग्जांपल ले लो, मान लो यहाँ होगा फेरिस सल्फेट, कितना होगा? फेरिस, और यहाँ ये 10H2 होंगे, तो ये जो नीचे वाला है ना, यहाँ इस पर मैं लिख दूंगा, ये वाले इसके हैं, H2O है, और ये जो है ना यहाँ ये होगा F2SO4, यहाँ कितने हैं? 10 है, और यहाँ चलो मैं यहाँ 10 नहीं करता, 6 कर लेता हूँ, तो इसके यहाँ कितने हो जाएंगे? 4H2 हो जाएंगे, और ये जो है इसके कितने हो जाएंगे? H2F फेरिस सल्फेट, यहाँ H2 हो जाएंगे, ये देखो H2 हो जाएंगे, और ये देखो ये वाला ये होगा Na सोडियम सल्फेट, और ये 10 होंगे, मान लो यहाँ 10 है, तो यहाँ कितने रह गए? Na2SO4, यहाँ रह जाएंगे 4। ठीक है, ये देखो, और ये जहाँ जो डिप कर रहा है, ये वाला जो जहाँ डिप कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। बताता हूँ अभी ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। क्या होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर? क्या होगा? सॉलिबिलिटी। ये डिसकॉन्टीन्यूस क्यों है? क्योंकि ये सॉलिड सब्सटेंस है ना, मान लो ये सॉलिड है, इसको पहले तो इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, फिर डिक्रीज़ हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगा? इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ी, फिर डिक्रीज़ होगी, फिर बढ़ी, फिर डिक्रीज, इसकी बढ़ी, फिर डिक्रीज़ होगी। मान लो यहाँ जो टेम्परेचर ये जो रखा है, ये वाला ये रखा मैंने 31 डिग्री सेल्सियस, और ये रखा होगा 61 डिग्री सेल्सियस, यह रखा होगा 61 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये पहले सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, फिर क्यों घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर क्यों घट रही है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ये है कि ये देखो, ये जो सॉलिड है ना, यहाँ वाटर होगा बेटा, और ये देखो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ थोड़ी जगह बना लो, यह बना लो, ये देखो डिसकॉन्टिन्यू, और ये जो कॉन्टीन्यूस है, अगर बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है कॉन्टीन्यूस, अगर घट रही है तो भी कॉन्टीन्यूस है। ऐसा नहीं है कि पहले बढ़ रही है और फिर घट रही है। और ये जो जिनकी बढ़ रही होगी, समझ लो ये रिएक्शन कौन सी होगी? एंडोथर्मिक। कौन सी होगी? एंडोथर्मिक। और जिनकी ये जो घट रही है सॉलिबिलिटी, तो ये कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। कॉन्टीन्यूस है, मतलब कि जहाँ तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, जहाँ क्या होगी? घट जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। जहाँ सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, जहाँ सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, दो ही है। लेकिन इसकी तो पहले इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है। ये तो कन्फर्म है ना कि अगर इंक्रीज़ ही हो रही है तो इंक्रीज़ ही हो रही है, जो डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज़ ही हो रही है। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं कि इनकी सॉलिबिलिटी विद टेम्परेचर के जहाँ तो राइज होगी, जहाँ क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो ये देखो
इसकी पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हो, तो वो क्या है, वो क्यों है, वो देखो ये N2SO4 सोडियम सल्फेट, इसमें 10 मॉलिक्यूल हैं वाटर, कितने हैं 10H2 हैं, 10H2 हैं। तो क्या करेंगे, ये देखो मान लो यहाँ इसमें इक्विलिब्रियम कर देता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ये देखो ये हाइड्रेटेड है, कौन सा है हाइड्रेटेड, तो हाइड्रेटेड है तो इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर, अगर मैं यहाँ हीट करूँगा मतलब कि इसको हीट प्रोवाइड कर दूँगा तो इसमें जो क्या होंगे, ये सॉलिड है, ये क्या है सॉलिड है, जे चेंज इन अदर सॉलिड है, एक और सॉलिड में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, एक अनदर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। लेकिन वो जो होगा ना ये तो हाइड्रेटेड है, वो एनहाइड्रेटेड होगा, क्या होगा एनहाइड्रेटेड होगा, वो भी सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये वो सॉलिड है जो इसमें ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं, वाटर मॉलिक्यूल एस्केप हो गए, तो इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। वो क्यों, where the temperature is the when one solid change into another solid, एक सॉलिड वो टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में चेंज हो जाता है। द टेम्परेचर यहाँ लिख लो, द टेम्परेचर when one solid substance change into another solid substance, अनदर सॉलिड सब्सटेंस, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सॉलिड सब्सटेंस चेंज्ड इनटू अनदर सॉलिड सब्सटेंस, अनदर सॉलिड सब्सटेंस। जब एक सॉलिड सब्सटेंस दूसरे सॉलिड सब्सटेंस में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं। एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने सीमेंट देखा होगा, सीमेंट देखा होगा, ये देखो सीमेंट देखा होगा, वो पहले भी पाउडर फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में ही होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और पानी जब उसमें डिज़ोल्व किया जाता है, मैं रफली एग्जांपल दे रहा हूँ, जब उसमें पानी हम उसमें पानी को उसमें डिज़ोल्व कर देंगे तो देखना उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो, और एक और सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा और सॉलिड सब्सटेंस। लेकिन आपने ये तो देखा नहीं होगा सोडियम सल्फेट, इसलिए मैंने सीमेंट की एग्जांपल है कि सोडियम सल्फेट, तो आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो फिर देखेंगे सब ऐसे स्कूल्स भी होते हैं, मैंने यहाँ पूरे देखा है ऑल ओवर इंडिया में कि स्कूल हैं तो वो लैब में ही नहीं बच्चों को लेके ही नहीं जाते, क्योंकि इनके पास सामान ही नहीं है, अपरेटस नहीं है, कुछ है नहीं, तो वो आपको क्या दिखा देंगे। तो आपने रफली एग्जांपल लिख लो, सीमेंट ऐसा है सॉलिड कि उसकी उस एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज कर देता है। पहले वो पाउडर फॉर्म में होता है तो फिर वो बहुत हार्ड कंडेंस बन जाता है, वो सख्त बन जाता है, तो उसको बोलते हैं सॉलिड। अब देखो ये भी सॉलिड है और वो भी सॉलिड है, तो उसमें हाइड्रेटेड था तो दूसरे में वो पानी में डिजोल्व भी इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन हाइड होते हैं, तो ठीक है। और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं है और ये एनहाइड्रेट और जे उससे ज़्यादा सॉलिड होगा, तो एक सॉलिड को जब दूसरे सॉलिड में चेंज किया जाता है, पहले तो टेम्परेचर के साथ इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, बाद में टेम्परेचर के साथ इसकी सॉलिबिलिटी घट जाएगी। अगर आपने सॉलिड एक बार उसको फॉर्म कर दिया सीमेंट को, बाहर जितना मर्जी टेम्परेचर दो उसमें पानी भी डिजोल्व करो, वो फिर ऐसा नहीं बनेगा, यानी कि इसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, तो उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन और सॉलिबिलिटी क्या डिसकंटिन्यूसली। इसकी डिसकंटिन्यूसली क्यों है, क्योंकि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में चेंज हो रहा है, और इसकी कॉन्टिन्यूसली क्यों है कि अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड ही है, कि वो एक्सोथर्मिक होगा या तो एंडोथर्मिक होगा। ये था टॉपिक आज का, सॉलिड सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं लिक्विड में, तो उसकी सॉलिबिलिटी देखिए कि पानी में सॉलेबल है भी या नहीं है, अगर होगा तो किस हद तक होगा, कि ये देखो उसका टेम्परेचर की ये भी है, तो इसका भी वही होगा बेटा, यहाँ सल्यूट एंड सॉल्वेंट लिखना है इन ग्राम, और ये टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का भी यहाँ मेंशन किया होगा कि हमने 10 से लेके मान लो यहाँ 100 तक गए हों, 200 तक जा सकते हैं, जो टेम्परेचर मेंशन किया था, ठीक है। और एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज करने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई क्वेरी हो, आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और बने रहिए एक सीरीज़ को भी मिस मत करना। आपको बेसिक से लेके एडवांस तक करेंगे, फिर हम JEE नीट के जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके हम उनके न्यूमेरिकल वो भी करेंगे, पहले इसके तो करेंगे टॉपिक वाइज, फिर उसके भी करेंगे। और इसको डाउट हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हो तो। और जय हिंद।